strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हम तो मज़े में, आप भी मज़े में हो गए। आज 9th क्लास की हम साइंस की चैप्टर ग्रेविटेशन लेते हैं, जो थोड़ा नाम से बड़ा भयंकर लगता है। ग्रेविटेशन पता नहीं क्या होगा, बच्चे क्योंकि 8th से 9th में आते हैं उन्हें इतना भयंकर सा नाम दे देते हैं ग्रेविटेशन। पर बच्चों बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा मज़े में करेंगे आज। पहले तो बच्चों को ये लगता है कि ग्रेविटेशन होता क्या है, तो व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मतलब बच्चों होता है अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सपोज ये दो पेन है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशन। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्सेस होता है उसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका बच्चों कुछ ना कुछ मास भी होगा, जैसे हम तुम कुछ ना कुछ अपना वेट मास होता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का भी वेट या मास कुछ होगा। सपोज इसका मास हमने m1 ले लिया, इसका मास m2 ले लिया। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन है, रिपल्सन नहीं है। ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। जैसे तुमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्सेस होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है। डिफरेंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे तुमने मैग्नेट वाला गेम खेला होगा, मैग्नेट में सेम पोल के पास में लेके आओ तो रिपल्सन फोर्स लगता है, डिफरेंट पोल को पास में लेकर आते हो तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो दोनों तरीके के फोर्स हो रहे हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बेस, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो होता है अट्रैक्शन करते हैं। कैसे? देखो, ये जो इसका m1 मास है और ये m2 मास है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन के बाद इनमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होता है, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने इस फोर्स की डिस्कवरी की थी। कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो भी साइंटिस्ट थे बच्चे बेकार में डिस्कवरी करते हैं। बैठे थे एक पेड़ के नीचे, ऊपर से एक सेब गिरा तो भैया उनको अट्रैक्शन फोर्स पर समझ में आया कि ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया उन्होंने। ऐसा कुछ है नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उन्होंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ऐसे लेके खड़े हैं बच्चों, तो इन्हें भी अट्रैक्ट करना चाहिए, होना तो चाहिए, और होता भी यही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा कि सपोज ये एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा मैग्नेट है, और इसके ऊपर ये दो कोई एक पर्सन खड़ा है, उसने ये दो मैग्नेट लेके खड़े हैं। अब ये छोटा सा मास है m1 m2 और ये कितना बड़ा सा मास है, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इसका मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अगर अट्रैक्ट भी होंगे तो ये अट्रैक्शन छोड़ करके जो भारी चीज़ होगी, जिसका मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, वो उसके साथ में अट्रैक्शन करेंगे। तो ये दोनों मास आपस में ना अट्रैक्ट करके अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही रीजन है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो डाउनवर्ड अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि अर्थ की तरफ। क्योंकि अर्थ तो इतना बड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेव करने वाला ऑब्जेक्ट है, और उसके कंपैरिजन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लो तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इसीलिए उनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं पता चलता है। वो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, और जो अर्थ है एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो वह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनके मास बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और न्यूटन ने यही लॉ ढूंढा था जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन, व्हाट इज द ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्टेड।
दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा था कि ये ग्रेविटेशन एक फोर्स है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू द, अगर इसे मैथमेटिकली लिखे बच्चों तो ये F इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसको कम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, डिपेंड करेगा उनकी वेरिएशन पर। जो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कम होगा तो ये कम होगा। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सपोज इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, इसे हमने d से डिनोट किया है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब है 1 अपॉन करके लिखते हैं, 1 अपॉन d²। तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों ही फॉर्मूले को हम मर्ज कर दें तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d²। इस प्रोपोर्शनल, अब बच्चे बोलते हैं प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल को जनरली हम लोग मैथ में इक्वल टू प्लस माइनस ये साइन यूज़ करते हैं, लेकिन अब प्रोपोर्शनल कहाँ से आ गया। तो प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे और इसकी जगह पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो F इज़ इक्वल टू। और लेकिन जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसकी जगह पर कोई ऐसी वैल्यू फिक्स करते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये F इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो F is equal to G m1 m2 upon r², सॉरी r² नहीं बच्चों, d², क्योंकि हमने इसके बीच के डिस्टेंस को d लिया है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया। लेकिन अभी बच्चों को लगता है कि जी क्या भला है, इतना बड़ा सा जी, जैसे मुकाम वो बड़ा सा, वैसे कैपिटल जी, भाई ये क्या जी आ गया है। जी एक ऐसी वैल्यू है जो इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चाहें, कहीं पर भी जाओ, अमेरिका चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं नहीं चेंज होती है। तो जी को इसीलिए हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कहीं भी चेंज नहीं होती, इसलिए इसको हम UGC से डिनोट करते हैं। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल नाम दिया गया है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टिप्स पे इसे लर्न कर लेना। कभी भी कैपिटल जी की बात आए तो कैपिटल जी से रिलेटेड क्वेश्चन बाद में आने चाहिए, पहले माइंड में आ जाने चाहिए कि जी की वैल्यू क्या है, जी की यूनिट क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ जी एंड कैपिटल जी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। इस कैपिटल जी की वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज़ है, क्योंकि ये पोर्शन, ये वाला जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल कम आते हैं। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब इतनी बड़ी सी यूनिट कहाँ से आगे बच्चों को लगेगा। तो अभी तुमने तुम लोगों को फोर्स बताया था, फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को हम, कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है m1 m2 अपॉन d²। d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इस d को हम
मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, और ये मास जो है वो है हमारा ये कैपिटल जी। मास होता है केजी इंटू केजी, 2 टाइम है इसलिए, इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से भी लिखते हैं और ये तुम पूरा भी लिख सकते हो, इंटू जी। इस जी को इधर लेकर के आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल जी इज इक्वल टू न्यूटन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब ये बच्चे बोलते हैं कैपिटल जी कहाँ से आ जाए, तो देखो जी बच्चों, जी की यूनिट जो है इतनी भयंकर सी लगती है लेकिन है नहीं, देखो कैसे निकालेंगे इसे। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 और m2 ऑलरेडी हमने पहले मेंशन कर रखा है। m इज़ द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और m2 इज़ द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, तो f यूनिट है न्यूटन, एंड m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों d लिखना, वो r हम रेडियस को ले रहे हैं बार बार, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। फोर्स की वैल्यू जो यूनिट होती है तो यूनिट ऑफ जी के लिए हम F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर F इज द फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास की यूनिट kg होती है तो kg इंटू kg अपॉन मीटर इंटू मीटर। डिस्टेंस को मीटर से हम डिनोट करते हैं तो मीटर इंटू मीटर। तो न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में n इज इक्वल टू कैपिटल जी kg स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू kg स्क्वायर। जी को यहीं पे रहने दो, kg को इधर लेकर के आ जाओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, इट इज़ द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। और वैल्यू हमने ऑलरेडी तुम लोगों को पहले लिख करके बता दिया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इस यूनिट के साथ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये हमारी कैपिटल जी की यूनिट हो गई। तो यानी कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लैनेट हो चाहे वो दूसरे ऑब्जेक्ट हो, सपोज ये पेन है बच्चों, ये मार्कर है, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ये फोर्स, इसमें जो पार्टिकल है उनके बीच में भी ये फोर्स लग रहा है। सभी पार्टिकल, सभी जितने भी एटम हैं, पार्टिकल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर बाय द product of their masses and inversely divided by the distance square of the object। तो ये हमारा हो गया फोर्स। इसके बाद हम आते हैं, सपोज जैसे कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो होती है मून चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सन के चारों तरफ ही क्यों लगाते हैं? सब एक दूसरे के चारों तरफ, अर्थ के प्लूटो अर्थ के चारों तरफ क्यों नहीं, अराउंडिंग उसके चारों तरफ क्यों नहीं घूमता है? तो इसका एक रीज़न होता है कि जो भी चीज़ हैवी होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाती है, और जो हल्की होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाती है। मून और अर्थ को ले लो, अर्थ का वेट ज़्यादा है, मून का अर्थ कम है, इसलिए मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सन का वेट, सन का मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए सारे प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास जो है, ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ ही ले लो, सपोज अर्थ है तो अर्थ की अपनी रेडियस भी होगी, इसकी रेडियस को हमने RE मान लिया, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ मूव कर रहा है और इस पॉइंट पर है,
ये ओरिजिन पॉइंट है इसका, सेंटर पॉइंट, इसका अपना मास me है, मास ऑफ अर्थ। इस ऑब्जेक्ट का मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमने m से ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, यानी कि देखो यहाँ पर ये, इससे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया और पॉइंट ऑब्जेक्ट की रेडियस नेग्लिजिबल होती है, ज़ीरो नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो F इज इक्वल टू कैपिटल G, देखो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ME इंटू एम अपॉन आर। यहाँ से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की रेडियस नेग्लिजिबल होगी, इसलिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को सिर्फ आर ई से ही लेंगे, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा अर्थ के थ्रू, उसे वो F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास भी नेग्लिजिबल है और जिसका जो रेडियस है वो भी नेग्लिजिबल है, तो इसकी जगह पर हम इसके मास को नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होगा अर्थ के सरफेस पर वो होगा कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है, अभी ये फोर्स है, फोर्स जो है क्या होता है, मास और किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, ये फोर्स होता है। किस चीज़ का होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हम h हाइट से ऊपर की तरफ से गिरा रहे हैं, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियली ये हमारे हाथ में थी जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो रुका हुआ था। अब रुका हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, उसे छोड़ दिया, छोड़ा तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी में आ गए, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। जब फाइनल वेलोसिटी हुई तो इन दोनों के बीच में क्या चेंज आया, अब यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कितना लग रहा है, देखो इस ऑब्जेक्ट का मास और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और कितना टाइम लगाया। तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितना ले रहा है t। और तुम लोगों ने इसे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो ये ऑब्जेक्ट जो m मास का ऑब्जेक्ट था वो कितने फोर्स से नीचे जा रहा है, मास और इसमें होने वाला एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन a है, इस ऑब्जेक्ट का a है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, वहाँ पर हम एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड आता है, किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा उसे a से नहीं, उसे g से डिनोट करते हैं, क्योंकि अब ये जो g यहाँ पे वर्क कर रहा है, एक्सीलरेशन जो वर्क कर रहा है उसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल g जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसे कहलाता है। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब इस एक्सीलरेशन को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, तो हम इसे चेंज करते हैं, F की जगह पर m इंटू जी पुट कर देते हैं, तो m इंटू जी इज इक्वल टू, अब ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज हमने इसका मास स्मॉल m लिया है तो हम इसे मॉडिफाइड कर देंगे, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई स्क्वायर। ये देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G की बात आए तो एक अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर का g है कि स्मॉल लेटर का g है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये g हमने तुम्हें पहले भी बताया कि इसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है जो पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज ना हो रहा है।
लेकिन जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। देखो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है। मेनली जो है वो जो उसके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी तो हमारी जो वैल्यू होगी जी की वैल्यू वो कम होगी। अगर उनके बीच की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर है हमारा उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ओवरऑल जो हमारी जी की वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब हम लोग अर्थ को देखते हैं, अर्थ जो है वो सर्कुलर नहीं, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा इलिप्टिकल है। थोड़ा सा इलिप्टिकल का मतलब हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इतना भी नहीं होगा, थोड़ा सा। लेकिन अगर हम इसकी आर और इधर आर देखेंगे तो यहाँ पर आर ही जो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर आर ही जो होगा ये कम होगा। ये पोल है, ये तुम लोगों को पहले से पता है, और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर पर आर ई की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा, तो जो जी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है, पोल पर जी की वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है। मतलब कि जी की वैल्यू जो है वो वैरी करती है प्लेस टू प्लेस, इसलिए इसे हम कांस्टेंट नहीं बोलते। जबकि जो कैपिटल जी है वो हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहीं पर भी किसी भी प्लैनेट पर अगर हमें जी की वैल्यू पुट करनी है तो यही वैल्यू पुट करनी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन है। और अगर हम इन सब की वैल्यू, अगर हम अर्थ को लेते हैं, ऑब्जेक्ट को एज अ अर्थ में हमने माना है, तो एम ई मास, इसका मास भी फिक्स होता है, इसकी रेडियस भी फिक्स होती है, जी की वैल्यू फिक्स है। पुट कर दो सब मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ और कैपिटल जी की वैल्यू, तो तुम अगर स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी बड़ी थी, देखा था ना, जितना बड़ा नाम है उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उतनी बड़ी उसकी यूनिट है। तो और जो स्मॉल जी है वो छोटा सा है बेचारा, उसकी यूनिट भी छोटी सी है। तो देखो कैसे, कैपिटल जी की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों में ये रिलेशन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। जो कैपिटल जी है वो कहीं चेंज नहीं होगा, जो स्मॉल जी है प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। अगर इक्वेटर पर जाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो कम होगी, और पोल पर जाएंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि पोल पर रेडियस की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है कंपैरिजन टू इक्वेटर। इक्वेटर थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ होगा और जो पोल होगा वहाँ पर वो थोड़ा सा चिपटा सा होता है, थोड़ा सा, तो इसकी वजह से उसकी रेडियस जो होती है कम हो जाती है और ओवरऑल वैल्यू जो होती है चेंज हो जाती है, ज़्यादा नहीं चेंज होती है। अगर इक्वेटर पर जो है ये वैल्यू 9.82 है इक्वेटर पर, नहीं पोल पे, और तो इक्वेटर पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 9.78 अप्रॉक्सीमेट। राउंड ऑफ करोगे तो उतना ही आएगा, 9.8 ही आएगा, लेकिन थोड़ी सी डेसिमल के बाद की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, यूजीसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि अर्थ पर है तो जो भी प्लैनेट हैं, जो प्लैनेट तुम लोगों ने डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं, उन सभी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये जो अट्रैक्शन है हर पोल पे अलग अलग होता है। अर्थ पे अट्रैक्शन कुछ और होगा, दूसरे जो यूरेनस पर जाओ वहाँ पे कुछ और होगा, प्लूटो पे जाओ कुछ और होगा, मून पे जाओगे कुछ और होगा, हर जगह पर अलग अलग होता है। तो ये जो हर जगह पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स अलग अलग होता है, उसको उस पर्टिकुलर प्लेस का जो है हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी जो होगी कुछ और होगी, प्लूटो की कुछ और होगी, और मून की कुछ और होगी। तो अगर मान लो हम अर्थ से मून पे जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी में क्या चेंज होगा, तो ये जो अर्थ और मून के बीच में अट्रैक्शन होगा, दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया मून और दूसरा होगा अर्थ। अर्थ बड़ी है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मून छोटा है उसके पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, इसलिए मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक फिक्स डिस्टेंस पर उसके चारों तरफ जो होगा वो मूव करेगा। तो अब देखो जो जी की वैल्यू है, अब जी की वैल्यू हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है कैपिटल जी m/r
mm/r²। देखो तो यहाँ पर दो मास है, एक मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर स्मॉल जी अब ये जी की वैल्यू अगर इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि आर हम लेंगे तो किसी भी जो प्लैनेट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी फिक्स रेडियस होगी, तो हम आर को भी सपोज हटा देते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जी किसकी वैल्यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बड़ा होगा जी की वैल्यू बड़ी होगी, मास छोटा होगा जी की वैल्यू छोटी होगी। तो इसीलिए जो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से बहुत कम होती है। तो ग्रेविटी ऑफ मून इज लेस देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ मून इज लेस देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है, मून की ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि मून का मास कम है और अर्थ का मास ज़्यादा है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी कम है। कितनी कम होती है? जो मून की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ मून जो होता है वो अर्थ की ग्रेविटी का लगभग 1/6 होता है। तो 1/6 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो मून की ग्रेविटी से 6 टाइम होता है, मतलब कि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। अब जो मास, अब इसके बाद हम जो ये देखते हैं कि ग्रेविटी तो पढ़ लिया कि ग्रेविटी जो है मून की वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। अब देखो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, व्हाट इज मास एंड वेट। तो मास और वेट में थोड़ा सा चेंज है। अगर मान लो कि हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, तो वेट मेजर करने का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने फोर्स के साथ में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वेट इज द अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन के साथ में, कितने फोर्स के साथ में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसके वेट को शो करता है। तो मास एंड वेट, मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेट को हम w से डिनोट करते हैं। मास इज द कांस्टेंट वैल्यू, मास कभी चेंज नहीं होता है। हमारा मास है, या ये सपोज ये पेन है, इस पेन में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम हैं, उनका अपना फिक्स मास है। हम इसे कहीं भी लेकर के जाएं चेंज नहीं होगा, कि यहाँ पर रखें, अमेरिका में लेके जाएं, प्लूटो पे लेके जाओ, किसी भी जगह पे लेके जाओ, इसका मास चेंज नहीं होगा। तो मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन वेट जो होता है वेरी करता है, ये चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया वेट क्या होता है, वेट इज द मास इनटू एक्सीलरेशन। मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम वेट बोलते हैं। और जी की वैल्यू हमने बताया कि चेंज हो जाती है, तो जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब उसका वेट भी चेंज होगा। तो वेट चेंज प्लेस टू प्लेस, वेट में बी चेंज प्लेस टू प्लेस। वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास है वो कभी चेंज नहीं होगा। मास नेवर चेंज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, और ये जो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब सपोज कोई मास अर्थ पे है, उसकी वैल्यू कुछ है, सपोज 40 kg की है, 10 kg की है, 6 kg की है, और उसको हम उठा करके हमने यहाँ पर अर्थ पे पहले वेइंग मशीन से उसे वेट कर लिया कि कितना होगा, और फिर उसे हम उठा करके मून पर ले करके चले गए। तो मास ऑन मून एंड मास ऑन अर्थ। देखो यहाँ पर भी मास का फोर्स का मतलब है, सॉरी बच्चों, मास के बारे में पहले बता रहे हैं तो वेट के बारे में बात बताएंगे। तो मास
जैसे कि हाँ ये पेन है, पेन को हमने मून पे रखा, अर्थ पे रखा, दोनों का मास जो है m ही आएगा, कोई चेंज नहीं। m kg मास जो होगा वो मून पे भी होगा, m kg मास जो होगा वो अर्थ पर भी होगा। तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास हमने कहा मास इज अ कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, अर्थ पे रखे मून पे रखे नो चेंज। लेकिन अगर हम वेट की बात ले लें, अगर वेट लेंगे तो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इधर अर्थ पे लेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू जो होगा जी ऑन मून एंड जी ऑन अर्थ ले लेते हैं। तो अब देखो मास तो चेंज नहीं है, दोनों जगह पर कांस्टेंट है, लेकिन जी की वैल्यू दोनों जगह पे चेंज है। कितनी चेंज है, मून पर जो जी की वैल्यू होती है अर्थ की जी की वैल्यू की 1/6 होती है। तो इसका मतलब इसका मास जो वेट जो होगा वो इज इक्वल टू 1/6 मास ऑफ 1/6 मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ये मास से मास को कैंसिल करो क्योंकि कांस्टेंट है। तो जी की वैल्यू यानी कि वेट की वैल्यू जो है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना भी अर्थ पर होगा मून पे उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो मास जो है, वेट है जो ऑब्जेक्ट उस वो जो होता है मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, क्योंकि प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। मास जितना ज़्यादा होगा जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा, लेकिन प्लेस टू प्लेस चेंज भी होगा। तो जी की वैल्यू मून पर जो होती है वो अर्थ की वैल्यू से 1/6 होती है। तो इसका मतलब हमारा वेट भी हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर 36 kg का है और मून पर वो कितना हो जाएगा, 1/6। तो अर्थ पर अगर उसका मास जो है वो 36 kg है तो मून पर कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 6 6 36, ओनली 6 kg का। जो बहुत ज़्यादा हैवी पर्सन हो ना उसे अपने आप को कम दिखाना तो मून पे चले जाओ, कितना मजा आएगा, उसे लगा मैंने वेट लॉस कर लिया। ठीक है, तो ऐसा मत करना, चंद्रमा पर नहीं जा सकते हो। तो ये हमारा हो गया मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में चेंज क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, इतना पढ़ा आपने। अब देखो, अब कहीं पर अगर फोर्स है तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ पे फोर्स लगेगी तो उसमें मोशन भी होगा। तो हर प्लेनेट पे अलग अलग मोशन होगा। क्यों होगा, देखो अगर हम सपोज़ ये पेन है और इस पर हमने यूं धक्का मारा तो वो ऊपर की तरह चल रहा है, मतलब फोर्स लगाया तो उसमें मोशन आ गया। और मोशन तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मोशन में तुमने 3 इक्वेशन भी पढ़ी है जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे सब चीज़ों में तुम्हें पता ही है कि कौन से वेरिएबल क्या है। कैपिटल V जो है वो फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल ये जो u है उसे इनिशियल वेलोसिटी। नोट करें, ये सब चीज़ें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, चलो लिख ही देते हैं। v इज द final velocity, u is initial velocity, ठीक है। a is the acceleration, s is distance। अब देखो अभी बताया कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो जो वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ होता है, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन अभी हमारा मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात हो रही है, मतलब कि अर्थ की तरफ या अर्थ से दूर। तो अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसे स्मॉल ए की बजाय हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, और ये जो स्मॉल जी है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग अपने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज करना है।
जहाँ कहीं भी एस यूज़ होगा। अब जब एस है, स्ट्रेट लाइन मोशन में तुम ऐसे पढ़ते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, इधर से हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऐसे होकर के यहाँ पर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गई है। तो लेकिन अभी हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे ना छोड़ करके ऊपर से h हाइट से, सपोज तुम्हारा मन कर रहा है, नीचे एक लड़का छत से नीचे खड़ा है, एक ऊपर खड़ा है, और तुम लोग बॉल से खेल रहे हो, नीचे वाला ऊपर फेंकेगा, ऊपर वाला नीचे फेंकेगा, मज़ेदार गेम होगा, खेल के देखना। तो जैसे कि ये तुम्हारी छत है और ये नीचे अर्थ सरफेस है, ऊपर से तुमने एक बॉल को लिया और नीचे ड्रॉप किया, तो नीचे जब ये ड्रॉप करोगे तो ये इनिशियल बॉल को तुमने ऐसे करके पकड़ रखा था, पकड़ रखा है मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वहाँ पर 0 है, और ये v वेलोसिटी से फिर वो नीचे आएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, u से v हो गया। और ये अब यहाँ पर ये थोड़ी ना कहोगे कि उसने जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी हाइट ट्रेवल करी है, h वर्ड आ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी इक्वेशन ऑफ मोशन में तुमने s यूज़ किया है, वहाँ पर तुम्हें अब अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम्हें h यूज़ करना है। तो सारे फॉर्मूले एज इट इज़ होंगे, बस ये थोड़ी नोटिफिकेशन चेंज होगा। h जो होगा वो s की जगह यूज़ करेंगे और a की जगह जो होगा में स्मॉल g यूज़ करेंगे, यूज़ करके तुम अपने फार्मूले को बना सकते हो। तो इस तरीके होगा। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके, एक पॉइंट दिमाग में रख लो कि फाइनल वेलोसिटी, टॉप पर वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। अगर मान लो हमने यहाँ पर बॉल को पकड़ रखा है, देखो ये बॉल है, ऐसे पकड़ रखा है, यानी कि u इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फाइनल v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। उसी समय एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, जब फेंका तो उसने एक u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर आकर के कुछ फिक्स हाइट लेकर के वो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि यहाँ पर h हाइट पे पहुँचने पर उसकी वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो होगा फाइनल वेलोसिटी, हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा 0 लेना, तो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए ये इस वैल्यूज़ को रख लो। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पर हमने पुट कर दिया g इंटू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल इक्वेशन हो गई। s की जगह पर हमें h लेना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पर जी एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्रेविटेशनल इक्वेशन में चेंज कर दिया। जो भी क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले में रख करके उसकी वेलोसिटी को, उसकी डिस्टेंस को, हाइट को, टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई यहाँ पर जो होगा तुम्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखो, इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऊपर की तरफ हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, जब होगी तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है। टाइम ऊपर जाने का t अपवर्ड, टी यू का मतलब अपवर्ड है, टी अपवर्ड जो होगा, जितना भी होगा अपवर्ड टाइम टी यू है अपवर्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड रुक करके, जो उतना अपने माइंड में सोचने से कितना कम सेकंड टाइम होता है, वो नीचे की तरफ आने लगा, ऐसे नीचे की तरफ आया, अब जो है टी डाउनवर्ड हो गया। तो ये जो अपवर्ड टाइम है और डाउनवर्ड टाइम ये हमेशा इक्वल होता है, चाहे कितनी भी स्पीड से, जितनी स्पीड से ऊपर फेंकोगे उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा, जितना स्लो ऊपर फेंकोगे उतनी स्लो नीचे आएगा। तो टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो इक्वल होगी। तो टी यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू टी डी, टी अपवर्ड इज इक्वल टू टी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, ये दोनों टाइम हमेशा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब ये हमारा पोर्शन जो है वो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अट्रैक्शन है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी तुम लोगों को
बता दिया है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में थ्रस्ट और वो है थ्रस्ट है, प्रेशर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, डेंसिटी है। ये इस पार्ट्स को हम तुम लोगों को सेकेंड वीडियो में दिखाएंगे। अभी ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसे तुम लोग पढ़ना और क्वेश्चन को करना, और जो भी प्रॉब्लम हो या तुम्हें ये लगे कि जो है मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, ये सारे कमेंट तुम अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हाँ, जो सेकेंड वीडियो होगी इसके जस्ट आफ्टर हम आपको सेकेंड वीडियो में जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं ट्रस्ट के बाद की वो सारे आपको सेकेंड वीडियो में देंगे। ओके, बाय बच्चों।